ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। 24 सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। तो अब हम एक्सरसाइज 13.1 से पहले जो उदाहरण आते हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपका इस तरह से है, ठीक है। देखिए इस चैप्टर के अंदर जो चैप्टर का नाम है वो एक तो प्रत्यक्ष अनुपात यानी सीधा अनुपात और प्रतिलोम अनुपात। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर कन्फ्यूज़न तो होगी, क्योंकि इसके अंदर आप जिस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके हिसाब से आंसर चेंज हो जाएंगे। तो आपको जो है प्रत्यक्ष अनुपात और प्रतिलोम अनुपात के अंदर जो है भेद करना आना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा दूं कि जब क्वेश्चन जो है सीधा अनुपात का होता है तो वज्र गुणा होता है। जैसे मान लीजिए ये 4 राशियाँ है ए बी, ये बराबर में इस तरह से लिखी जाएगी हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो जब सीधा अनुपात होगा तो ये वज्र गुणा हो जाएगी और आंसर निकल जाएगा। और जब प्रतिलोम अनुपात होगा तो ये राशियाँ जो है ऊपर नीचे गुणा होगी, यानी एक्स वाई से गुणा होगा, ए बी से गुणा होगा, तब जाके आंसर निकलेगा। अब आप ध्यान दीजिए सीधा अनुपात क्या होता है। जैसे मान लो कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 40 रुपये है। अब आप वही सेब जो है 2 किलोग्राम लेंगे तो दिमाग लगाने की बात है कि 80 रुपये जो है वो चार्ज लगेगा। और अगर आप एक 3 किलोग्राम सेब लेंगे तो फिर और इसमें जो है 40 ऐड हो जाएंगे, है कि नहीं। इस तरह से जो एक समान अनुपात के अंदर आगे बढ़ने वाला जो रूप होता है वो सीधा अनुपात होता है। अब देखिए प्रतिलोम अनुपात क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि 2 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं, और अगर अपन जो है 5 मजदूर लगा दें उसी दीवार पर तो फिक्स साइड जो है श्योर सी बात है कि वो 10 दिन की बजाय 5 दिन या 4 दिन के अंदर तैयार हो सकती है। यानी एक तरफ से बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ से घट रहा है, तो वो प्रतिलोम अनुपात है। और अगर एक तरफ से बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ से भी बढ़ रहे हैं तो रिजल्ट जो है वो बढ़ रहा है। जैसे 40 का हो गया 80। और जब प्रतिलोम अनुपात में 10 का 5 हो रहा है और अगर अपन और भी ज़्यादा मजदूर लगाएंगे तो फिर वो दीवार 1-2 दिन में खड़ी हो जाएगी। तो एक तरफ से बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ से घट रहा है। तो इस चीज़ का जो है आपको पता लगाना पड़ेगा। ये आपकी मेंटलिटी पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने मल्टीप्लाई करने का तरीका ही गलत कर दिया तो फिर आंसर सही नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अपन जो है ये तो बेसिक मैं हर जो है वीडियो पार्ट के अंदर बताऊँगा, लेकिन अब जो है एग्जाम्पल पर आ जाता है अपन, ठीक है। तो ये कह रहा कि एक विशेष प्रकार के 5 मीटर कपड़े का मूल्य। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन के अंदर 2 चीज़ें दे रखी होगी, यानी उसके साथ में ही वो दूसरी चीज़ चलेगी। जैसे कैसे कि 5 मीटर कपड़े का मूल्य 210 रुपये है। तो यहाँ पर आपको देखो एक कपड़े की लंबाई दे रखी है और एक मूल्य दे रखा है। तो इसका मतलब कपड़े की लंबाई और मूल्य का जो है वो अनुपात बनेगा। और फिर जो है इसको आपको इतने मीटर के लिए कपड़ों के सभी मूल्यों की सारणी बनानी है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ते ही 2 चीज़ दिमाग के अंदर आ जानी है कि एक कपड़े की लंबाई की बात कर रहा है और एक उसके साथ में मूल्य की बात कर रहा है। तो मैंने बताया था ना कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य अगर 10 रुपये है तो 1/10 लिख रहा है अपन, यानी पहले सेब के लिए और दूसरा मूल्य के लिए। तो सेम उसी तरह से हम जो है 5 मीटर कपड़े का 210 रुपये के साथ में अनुपात लिखेंगे। तो यहाँ पर देखना इसको मैं कैसे लिखूँगा। हम यहाँ पे x और y के अनुपात में इसको मानेंगे, ठीक है। तो माना कि कपड़े की लंबाई बराबर x, ठीक है। और जो मूल्य है कपड़ों का जो मूल्य है उसको अपन y मान रहे हैं। अब देखना एक सारणी बना देते हैं जिसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे अपन कपड़े की लंबाई और इसके अनुपात के अंदर ही कपड़े का मूल्य। हमने यहाँ पर x और y माना है तो ये x कोष्टक
y के साथ में, ठीक है। अब देखो जो पहले चीज़ दे रखी है उसके आधार पर ही दूसरी या जितने भी चीज़ें पूछ रहा है हम उन सभी के आंसर निकाल सकते हैं। तो इसने कहा कि 5 मीटर कपड़े का, ठीक है, तो 5 मीटर का अनुपात 210 रुपये से है, ठीक है, 210 रुपये से है। अब इसको सारणी में बदल रहे हैं तो यहाँ पर मीटर और 210 रुपये लिखने की आवश्यकता है नहीं। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है कि 2, 4, 10 और 13 मीटर के कपड़ों का मूल्य बताइए। यानी जो देखिए 2, 4 और 10 और 13 ये क्या है, कपड़ों की लंबाई है, तो इन सभी का मूल्य बताना है। तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू यहाँ पर लिखते जाएंगे, क्योंकि देखो लंबाई के सामने लंबाई लिखी जाएगी। तो 2, 4, 10 और 13 मीटर ये लंबाई तो है, तो 2, 4, 10 और 13 इन सभी के यहाँ पर जो है मान निकालना है। तो देखो इसको y माना हमने, तो इसको y1 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, इसको y3 मान लेते हैं, इसको y4 मान लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने पहले ही बताई थी आपको कि आप सीधा अनुपात समझ रहे हैं, क्वेश्चन को किस तरह से समझ रहे हैं। तो देखिए सीधा अनुपात ही है कि अगर देखिए कपड़े की लंबाई अगर जो है 2 मीटर का 10 रुपया आ रहा है, तो फिक्स है कि 5 मीटर होगा तो रेशियो बढ़ेगा, यानी भाव बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। इस तरह से चलना चाहिए। तो हम इस सारणी के अंदर चेंज करेंगे, क्यों, देखो कंटिन्यू जो है बढ़ना चाहिए। अब देखो 5 के बाद 2 आ रहा है तो कम हो रहा है, लेकिन वापस बढ़ रहा है, फिर वापस बढ़ रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है। तो हम जो है इसको सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। जो हम नॉर्मल गिनती लिखते हैं, यानी कंटिन्यू लिखते चले जाते हैं ना कि 1, 2, 3, 4, तो देखो इसको जो है बहुत से स्टूडेंट इस तरह से बनाते हैं, फिर आंसर नहीं निकलता है। तो इसको देखो कभी भी जो है आप सारणी बना रहे हो और आपको पता लग रहा है कि ये एक सीधा अनुपात है, तो उसको आप अवरोही क्रम के अंदर सारणी में बनाइए। तो देखो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए करा था। तो आप ये लाइन वापस लिख देना कि कपड़े की लंबाई और मूल्य। तो देखो इसको मैं अवरोही क्रम के अंदर लिखूंगा, यानी पहले आना चाहिए 2, फिर आना चाहिए 4, फिर आना चाहिए 5, फिर आना चाहिए 10 और फिर आना चाहिए 13। अब देखो 5 का खाली दे रखा 210 रुपये, बाकी इन सभी को तो ज्ञात करना। तो अब की बार हम जो है y1, y2, ये y3 तो यहाँ पर दे रखा है, इसको y4 मान लो, इसको y5 मान लो। अब जो है इस रेशियो से जो अपन है ये सारणी हम तैयार कर चुके हैं। इसके आधार पर जो है हम इन सभी के मूल्य निकाल सकते हैं। और मूल्य निकालने का तरीका रहेगा कि आप जो है 2 मूल्य ऐसे दे रखे होंगे जो ज्ञात होंगे, और तीसरा जो है, मतलब देखिए इसमें कैसे होता है कि वज्र गुणा के अंदर टोटल चीज़ें 4 होती है, उसके अंदर 3 चीज़ें ज्ञात होती है और एक चीज़ हमारे को निकालनी पड़ती है। तो देखो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, y1, y2, y4 और y5 का मान कैसे निकालेंगे। तो हम सभी के अंदर जो है 5/10 का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि वज्र गुणा के अंदर हमेशा ध्यान रखना x/y a/b 4 चीज़, देखो 1, 2, 3, 4 में से अगर हमारे पास में 3 चीज़ें हैं तो चौथी निकाली जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए हम जो है लिखूँगा मैं यहाँ पर आंसर, देखो y1 निकालना, ठीक है। तो y1 के लिए हम क्या करेंगे, y1 वाला कॉलम लेंगे, ठीक है। तो 2/y1 और एक जो कॉलम है 5/210, यानी देखो पूरी सारणी के अंदर खाली यही ज्ञात है, तो इसी का यूज करके हम सभी के अंदर ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 5/210। अब मैंने पहले ही बताया था कि यह एक सीधा अनुपात है। सीधा अनुपात कैसे, देखो कंटिन्यू संख्या बढ़ रही है तो फिक्स है कि उनके हिसाब से ही भाव होगा। तो देखो यहाँ पर वज्र गुणा किया जाएगा, तो यहाँ पर आप एक छोटी सी लाइन लिख देना, सीधा अनुपात के अंदर सीधे अनुपात में वज्र गुणा करने पर, तो वज्र गुणा होता है क्रॉस वाला गुणा। तो ये 210 इससे गुणा होगा, ये y1 उधर चला जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि y1 को ज्ञात करना है। तो y1 को देखो इस तरह से लिखेंगे अपन। ऐसा मान लो कि y1 उस तरफ चला गया, और ये 210 जो है देखो इस तरह से 210 इंटू 210 हो गया, ये 5 आ गया नीचे, और ये y1 जो था वो 5 की जगह चला गया। तो वज्र गुणा किया है मैंने, ठीक है। अब देखना इसको इससे गुणा करेंगे तो 420 होगा, और बट्टे के अंदर 5 है, 5 का भाग आप 420 में दोगे तो देखो 5/40 और 5/20, यानी y1 जो है 84 आंसर आ चुका है। तो y1 का जिस तरह से हमने मान ज्ञात किया है उसी प्रकार हम जो है y2 का भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो आप जो है जैसे यहाँ पर देखना, आप अगर y1 का मान ज्ञात कर चुके हैं तो y2 का मान आप इन कॉलम का यूज करके भी कर सकते हो, और अगर आप अलग तरीके से करना चाहो तो भी आप कर सकते हो।
ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है इसके आगे ही बढ़ूंगा। जैसे y1 का जो मान है वो 84 आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम का यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें दे रखी है 4 चीज़ में से, तो चौथी ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ पर देखना, अब y2 के लिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप वैसे देखो इस कॉलम का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं इसको कंटिन्यू आगे बढ़ाऊंगा। जैसे पहले इसका यूज, फिर इन दोनों का यूज, फिर इन दोनों का यूज, ऐसे करते करते अपन जो है पूरी सारणी का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल y2 का मान ज्ञात करना है, तो आप इसके बेस पर भी जो है निकाल सकते हो। जैसे देखना 2/84, क्योंकि y1 का मान अभी हमने ज्ञात किया था यहाँ से, ठीक है ना। और ये है 4/y2। तो देखो वज्र गुणा करेंगे, ये y2 इधर, ये इधर और ये इसके नीचे। तो देखो वज्र गुणा लाइन लिखना है बराबर आप पूरी सिस्टमेटिक ढंग से, क्योंकि मार्किंग कटेगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है, इसके कारण जो मैं इसको शॉर्टकट के अंदर ही आपको बता देता हूँ। तो y2 बराबर 4 इंटू हो जाएगा 84 बट्टा जाएगा भाग 2 का, ठीक है। वज्र गुणा को आपको करना आना चाहिए। तो देखो इसको भाग देंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो 42 इंटू 4 करेंगे अपन, तो y2 बराबर देखो 4 दूनी हो जाएगा 8 और 4 चौक 16। इसका मतलब जो है y2 का मान हो जाएगा 168, ठीक है। अब उसी प्रकार हम जो है y3 के लिए भी यही रूल्स लगाएंगे। तो y3 तो यहाँ पर पहले से ही ज्ञात है, तो y3 ज्ञात करने की आवश्यकता है ही नहीं। बात रह जाती है y4 की। तो देखो अपन कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं ना, इसका यूज़ किया, फिर इसका यूज़ किया, तो यहाँ पर तो सभी ज्ञात थे। अब हम ज्ञात करेंगे इन दोनों का, कंटिन्यू आगे बढ़ना आपको, ठीक है। तो अब जो है y4 के लिए, क्योंकि y3 पहले से ही ज्ञात है, तो y4 के लिए अपन क्या करेंगे, तो देखो 10/y4 बराबर इन दोनों का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 5/210, ठीक है। इस तरह से हमने इसको अनुपात के अंदर रख दिया है। अब इसको इधर गुणा किया, इसको इधर और इसको नीचे, तो देखो वज्र गुणा आपको करना आना चाहिए। y4 उधर चला जाएगा, ये 210 जो है 10 से गुणा होगा और ये 5 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 5 दूनी हो जाएगा 10 और ये 210 2 से गुणा होगा, तो y4 की जो मान आएगा वो आ जाएगा 420। तो देखो y4 का मान 420 आ चुका है। अब जो है हम y5 का भी मान ज्ञात करेंगे। तो y4 हमने ज्ञात किया था 420, इसका मतलब इस कॉलम से जो है पहली चीज़, दूसरी, तीसरी और चौथी, तो 3 चीज़ तो देखो ज्ञात है, 1 2 3, चौथी ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ पर देखना 10/y4 जिसका मान हमने ज्ञात किया था 420 बराबर में है 13/y5। तो y5 हमको ज्ञात करना, तो यहाँ पर आप लिख देना y5 के लिए सिस्टमेटिक करना पूरा। तो y5 को हम इधर ले जाते हैं, तो y5 को हम इधर ले आए, ये हो जाएगा 13 इससे इंटू होगा 420 पर, और ये 10 इसके नीचे आएगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। अब जो है 42 को 13 से गुणा करते हैं, तो 13 दूध 26 और 13 चौक 52, तो 6 2 2 4 5, ठीक है। तो 567 इसका आंसर आएगा। अब आपको लास्ट के अंदर क्या करना है, एक सिस्टमेटिक सारणी बनानी है, उसके अंदर वापस ये सारे मान आपको बताने हैं, ठीक है। यानी y1 की जगह 84, फिर y2 की जगह हमने जो ज्ञात किया था ना 168, y3 तो हमारे पास में ज्ञात है, y4 420 और y5 हमारे पास में 546 है। तो इसको सिस्टमेटिक ढंग से बताना, ठीक है, लास्ट के अंदर कि इसका आंसर ये होगा। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।